जय हिंद। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है जिसमें कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन जो है हर एक मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है बिहार पीसीएस, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इवन मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वो है बिहार की सॉइल, बिहार की मृदा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है बिहार की सॉइल, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि बिहार में जो सॉइल के कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मिंग फैक्टर क्या क्या है, सॉइल बनने के क्या क्या कारक होते हैं। ठीक है, मृदा होती क्या है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहा हूँ। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं सॉइल ऑफ बिहार। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार की मृदा। तो बिहार की मृदा को पढ़ने से पहले मुझे ये जानना होगा कि देखो सॉइल बनता कैसे है, सॉइल का निर्माण कैसे होता है, वो क्या क्या कारक होते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से कारक हैं, मृदा के बनने के कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन सा है, तो हमें जानना होगा कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, मृदा बनने के कारक। मृदा का जो निर्माण होता है प्राइमरी वो रॉक से ही होता है। ठीक है, कोई रॉक है, इसके टूटने से इसका जो इसके रूपांतरण से, इसके टूटने से, अब टूटने में कई सारी प्रक्रिया लगेगी। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सर मृदा बनने का सबसे पहला प्राथमिक कारण का कौन सा होगा, वो तो होगा रॉक। ठीक है, यानी पैरेंट मटेरियल जो हम कहते हैं, पैरेंट मटेरियल वो क्या है, वो है रॉक, जिसको हम कहते हैं पैरेंट रॉक। ठीक है, यानी पैरेंट मटेरियल कौन सा है, रॉक यानी चट्टाने, रॉक्स यानी चट्टाने। तो सबसे पहले हमें चट्टाने चाहिए और इस चट्टानों पर क्या होगा, जलवायु का प्रभाव होगा। चट्टानों पर जलवायु का प्रभाव होगा, चट्टाने पर डेनुडेशन होगा। कई बार ऐसा होगा कि चट्टानों पर एक्सट्रीम हीट की वजह से, रॉक के सूर्य की गर्मी की वजह से, ठीक है, सूर्य की गर्मी लगेगी, सूर्य की गर्मी होगी और उसके साथ साथ अब जब कभी ये भी होगा कि ठंड भी होगी, बारिश भी होगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती हैं इससे डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन का मतलब अनक्षादन होता है, सॉइल में वियर एंड टियर आ जाता है। जब वियर एंड टियर आ जाएगा, सॉइल टूटेगा, इरोजन होगा। तो सॉइल इरोड होता है, रॉक इरोड होता है। रॉक जब इरोड होता है, रॉक टूटता है। ठीक है, रॉक टूटता है और काफी लंबे समय के बाद जो है, अब जब ये होता है कि रॉक जब टूटता है उसके बाद इस पे बारिश वगैरह होती है तो इससे रॉक एक जगह जा करके जमा होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी जब रॉक के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब इस पे जो प्रक्रिया होती है वेदरिंग की, वियर एंड टियर की, इरोजन की, ट्रांसपोर्टेशन की, डिपोजिशन की। ठीक है, तो और ये काफ़ी समय लगता है, ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हजारों साल लग जाता है एक जो है मृदा के निर्माण होने में। इसलिए कहा जाता है कि मृदा का जो मृदा को जो बेकार किया जा रहा है, मृदा को दूषित नहीं किया जाए, मृदा, क्योंकि मृदा के बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक हमने देखा कि हमारे पास रॉक होना चाहिए, उसके बाद क्लाइमेट यानी जलवायु का प्रभाव जो है इस पे हमें देखने को मिलता है कि जलवायु के प्रभाव की वजह से भी जो सॉइल का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ वो स्थलाकृति, वो टोपोग्राफी, यानी वो ऊंचावच, हर जगह तो इसका निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, वो स्थलकृति चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ों पे जो रॉक्स होते हैं उन पे अनाच्छादन जल्दी होता है और वहाँ से जो रॉक फॉर्मेशन जो है जल्दी होता है, सॉइल फॉर्मेशन जो है जल्दी होता है। ठीक है, तो हमें वो टोपोग्राफी चाहिए।
टोपोग्राफी चाहिए, ठीक है। टोपोग्राफी यानी ये कह सकते हैं उच्चावच, उच्चावच वो स्थलाकृति। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म लेयर होते हैं, ऑर्गेनिक लेयर्स होते हैं, जैविक परत होती है, जैविक परत, जैविक परत होती है। और जैविक परत के कारण जो है ऑर्गेनिज्म लेयर, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन जब होता है, जब रॉक से सॉइल का निर्माण जब किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऐसे ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो हजारों लाखों साल दबे हुए हैं, धरती के अंदर दबे हुए हैं, क्रस्ट में दबे पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है सॉइल का निर्माण होता है, ऑर्गेनिक लेयर्स जो है। अब क्योंकि हम ऐसे इसलिए देखते हैं ना कि किसी किसी सॉइल में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, किसी सॉइल न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉइल सॉरी न्यूट्रिएंट्स नहीं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका कारण यही है कि वो वहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर्स कितनी है, ठीक है, जैविक परत कितना है उसमें, ठीक है। अब ये काम जो है एक दिन का नहीं है, ये काम जो है ये इसमें पूरी टाइम लगती है, पूरा समय लगता है, ठीक है, पूरा समय लगता है, ठीक है। अब देखो यही कारण है कि कोई कोई सी ऐसी रॉक है जिसमें जिसमें उपजाऊ, जो ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। कोई कोई सी ऐसी रॉक है जिसको हम कहते हैं कोई ब्लैक सॉइल है, कोई रेड सॉइल है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिक मैं बात करूं तो रॉक पे डिपेंड कर रहा है। रॉक ही बताता है कि मिनरल्स क्या क्या होंगे, कि मृदा में क्या क्या मिनरल्स होंगे, मृदा की नेचर कैसी होगी, मृदा का कलर कैसा होगा, मृदा का टेक्सचर कैसा होगा, ये कौन बताएगा? वो रॉक ही बताएगा। रॉक से ही हमें पता चल पाता है, ठीक है, कि वो किस टाइप की मृदा जो है होगी। जो अब लेटराइट रॉक जो होता है, लेटराइट सॉइल जो बनते हैं, लाल मृदा बनती है, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है? जो ग्रेनाइट वगैरह की बात करूं, या फिर मैं ये कहूं कि सॉइल ब्लैक सॉइल बनता है, तो बेसाल्ट रॉक जो होता है, बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रॉक पे। तुम ये कह सकते हैं सर कि रॉक क्या डिसाइड करेगा? अगर मैं ये कहूं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक क्या डिसाइड करता है, ठीक है। तो रॉक जो ये डिसाइड करेगा कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ठीक है। रॉक से यानी चट्टानों से हमें यह पता चलता है, चट्टानों से यह निर्णय होता है, चट्टानों से यह निर्णय ले सकते हैं कि मृदा का कलर क्या होगा, मृदा का रंग क्या होगा, मृदा का रंग क्या होगा, ठीक है, मृदा की रंग क्या होगी। इसके अलावा मृदा का मृदा में मिनरल कॉम्पोजिशन क्या होगा, ठीक है, खनिज कितने होंगे, कैसे होंगे, मिनरल कॉम्पोजिशन कितना होगा, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा होगा, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये भी हमें पता चल पाएगा खनिज से, ठीक है, रॉक से ही पता चल पाएगा, ठीक है। जिस रॉक में खनिज ज्यादा होंगे तो वहां से जो मृदा बनेगी उसमें भी खनिज ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्सचर है यानी जो उसकी बनावट है, ये हमें पता चल पाएगी कि उसका बनावट कैसा है, ठीक है, बनावट कैसा है, कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, ठीक है, दानेदार है कि महीन है, ये पता चल पाएगा, ठीक है, कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है, ठीक है, यानी दानेदार है या फाइन ग्रेन है, महीन है, क्या है, वो कैसा है, वो पता चल पाएगा, रॉक से ही हमें पता चल पाएगा, ठीक है। रॉक ही बताएगा कि फर्टिलिटी कितनी है, उर्वरकता कितनी है, फर्टिलिटी, कोई जो सॉइल होता है, ठीक है, उर्वरकता कितनी है। कोई सॉइल होता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और लेकिन कई सारे सॉइल होते हैं जो फर्टाइल कम होते हैं, ठीक है। तो ये कौन बताएगा? ये हमें रॉक ही बताएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं डेनुडेशन। रॉक पे जब रॉक पे क्या है, इस पे प्रोसेस लगती है, डेनुडेशन होता है, जिसको कहते हैं अनच्छादन।
अनाच्छादन, ये प्रोसेस जब होता है, अनाच्छादन प्रोसेस होता है, अनाच्छादन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से, अब इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, इस प्रोसेस में होता है वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय, वेदरिंग, वेदरिंग होगा जिसको कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग होगा। वेदरिंग के बाद, वेदरिंग के बाद जो, वेदरिंग के बाद जो होगा वो होगा एरोजन, वेदरिंग के बाद होगा एरोजन, अपर्दन, ठीक है, यानी अपर्दन। देखो अब क्लाइमेट कंडीशन की वजह से इसमें क्या हो गया, वियर एंड टियर आ गया, वियर एंड टियर आया या क्रैक्स जैसे हुआ, यहां से फिर ईयर एंड टियर के बाद क्या हुआ, इरोजन हुआ, एरोड होकर के बाहर आया, ठीक है। एरोड जब हो जाएगा, एरोड के बाद क्या होगा, अब वो एक जगह, सपोज करो कि यहाँ पे बारिश आ गई, बारिश आ गई तो क्या होगा कि इस पे वाटर जो है, इसको जो बारिश का पानी है इसे बहा करके ले जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, परिवहन के बाद क्या होगा, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के बाद डिपोजिशन होगा। अब ये जा करके जमा हो जाएगा, अब ये जा करके यहाँ से जाएगा, जा करके कहीं पे जमा हो जाएगा, जमा होते 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 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो वेदरिंग, देखो ये चारों प्रोसेस जो है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, जमा, ये सबको कहते हैं अनाच्छादन, डेनुडेशन। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी है, बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनाच्छादन में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा वेदरिंग, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये सारी प्रक्रिया जो है अनाच्छादन में शामिल होती है, ठीक है, जिससे इसे कहते हैं डेनुडेशन। नाउ अब बात ये होती है कि देखो जो सॉइल जो होता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ सॉइल कोर्स ग्रेन होते हैं, कुछ सॉइल फाइन होते हैं, ठीक है, यानी कुछ महीन होते हैं, कुछ दानेदार होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इनका क्या, ये कैसे होते हैं ये भी हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेवल की, ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल, या सबसे पहले आप ले लो, ठीक है, ग्रेवल ही देखो, ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल क्या है, ग्रेवल एक कंकड़ की बात की जा रही है, कंकड़, ग्रेवल का मतलब क्या है, यहां पे कंकड़ की बात की जा रही है। ग्रेवल, ग्रेवल से, ग्रेवल सबसे बड़ा है, ग्रेवल सबसे बड़ा है, ठीक है। ग्रेवल की साइज जो होती है वो सबसे बड़ी साइज होती है, इसकी साइज जो होती है 1 mm से ज़्यादा होती है, साइज जो इसकी होगी ये ग्रेटर देन 1 mm, ठीक है, 1 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब साइज इसकी छोटी होगी, इससे जब छोटी साइज जो होगी, जिसे हम कहेंगे सैंड, इससे जब छोटी साइज होती है इसको कहते हैं सैंड, ठीक है, यानी रेत या बालू, ठीक है। इसकी साइज जो होती है, सैंड की जो साइज होती है ये 0.05 से 1 mm के बीच, 0.5 से 1 mm के बीच जो है इसकी साइज होती है, 0.5 से 1 mm के बीच बालू, या इससे जो छोटी साइज होती है, इससे जो छोटी साइज होती है जिसको कहते हैं सिल्ट, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए, जिस सिल्ट कहते हैं या गाद कहते हैं, ठीक है, गाद, इसकी जो साइज होगी, सिल्ट की जो साइज होगी वो 0.05 mm होगी, 0.05 mm होगी, सिल्ट की जो गाद होती है अप्रॉक्स 0.05, देखो ये सारे एक अप्रॉक्सीमेटली ये रेंज होते हैं, ठीक है, 0.05 mm होती है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन ये सीरीज जरूर पूछा जाता है। अब मैं बात करूं जो सबसे छोटी मात्रा होगी, जो सबसे छोटी होगी उसको कहते हैं क्ले, यानी मिट्टी या मृदा, क्ले, मृदा, ठीक है, या मिट्टी, ठीक है। तो इसकी जो साइज होती है लगभग 0.005 mm, ठीक है, 0.005 mm, ठीक है, ये है क्ले, ठीक है। तो अब देखो ये सीरीज आपको पता होना चाहिए, ये कई सारे पीसीएस में इससे क्वेश्चन बने हैं, कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जहां पे ग्रेवल है, ग्रेवल का मतलब कुछ ऐसे कुछ मोटे कंकड़ हैं, मोटे कंकड़ हैं, ठीक है, यानी कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है, ज्यादा मोटा कंकड़ है, ठीक है, दानेदार है ज्यादा, तो कोर्स ग्रेन है, तो क्या यहां पे
अगर मैं ये कहूं कि यहां पे जल ग्रहण कैसे हो सकता है, यानी जो पत्थर टाइप में है, कंकर टाइप में है, उसमें अगर आप वाटर डालते हैं, वो क्या करेगा, वो निकल जाएगा, उसको जल ग्रहण की क्षमता जो होगी वो कम होगी। तो यहां पे ग्रेवल के पास क्या होता है कि यहां पे जल ग्रहण क्षमता कम है, जल ग्रहण क्षमता कम है, ठीक है। और अब क्ले की बात करो, देखो तुरंत मैं चाहूं तो तुरंत बिहार के मृदा को क्लासिफाई करके पढ़ा दूं, बता दूं, लेकिन जब तक ये छोटी छोटी बातें, ये कॉन्सेप्ट्स होती हैं, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे ना तो कई बार फंस सकते हो क्वेश्चंस में। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे जो क्ले है, क्ले जो है, इस क्ले में यहां पे अब देखो, अब ये पे बहुत महीन है, इसमें बॉन्डिंग ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो अगर यहां पे अगर जल ग्रहण होता है, अब जल अगर यहाँ पे आप रखते हो, ठीक है, अपने आसपास के घर के आसपास में करना क्या, एक मृदा लेना, मृदा यानी मिट्टी लेना, वहां पे जल रखना, उस पर जल डालना, वो देखना कि वो अवशोषित कर लेगा, ठीक है, अवशोषित कर लेगा। इवन आप रेत लेना, सैंड लेना, उसमें जल डालना, वो कुछ जल को अवशोषित करेगा, कुछ जल को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षमता क्या होगी, जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होगी, यानी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, अब ये कहें कि अगर सर एक सीरीज बना दो, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, तो सबसे ज्यादा क्ले में होगी, उससे कम सिल्ट में, सैंड में, सबसे कम ग्रेवल में होगी, सबसे कम ग्रेवल में होगी, ठीक है। तो जहां पे वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जहां, वहां की उर्वरकता बढ़ी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगी, यहां पे उर्वरकता जो होगी यहां पे ज्यादा होगी, उर्वरकता ज्यादा होगी, यानी फर्टिलिटी उस ज्यादा फर्टाइल होगा, यहां पे फर्टिलिटी कम होगी, यहां पे फर्टिलिटी कम होगी, यहां पे फर्टिलिटी यहां पे कम होगी, ठीक है। लेस फर्टाइल होगा, ग्रेवल कम फर्टाइल होगा, उससे ज्यादा फर्टाइल सैंड होगा, उससे ज्यादा फर्टाइल सिल्ट होगा, इस सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन होगा, क्ले होगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखो अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाबर वाला रीजन जो है, भांगर की बात नहीं कर रहा हूं, भाबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जब जो गिरिपद यानी जो माउंटेन का फुटहिल होता है, माउंटेन के जस्ट फुटहिल पे सबसे पहले जो पाया जाता है, ठीक है, माउंटेन से जब आप मैदान की तरफ आते हैं तो ये फुटहिल है, गिरिपद है, यहां पे जो पाया जाता है, यहां पे ग्रेवल होते हैं, यहां पे पेबल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, ठीक है। इस रीजन में क्या होते हैं, इस रीजन को कहते हैं भाबर रीजन, ठीक है, भाबर रीजन, ठीक। इस रीजन में क्या होती है, जो सॉइल होती है उसको कहते हैं पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। इस रीजन में या थोड़ा तराई के रीजन में आता है तो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेवल होता है, तो यहाँ की जो इस भाबर रीजन में क्या होता है, फर्टाइल क्या होगा, कम होगा, उर्वरकता कम होगी। अब यहां से तराई रीजन में चले जाओ, यहां से आगे बढ़ेंगे तो तराई रीजन आएगा, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद चलेंगे तो प्लेन एलुवियल सॉइल रीजन आएगा, एलुवियल सॉइल रीजन, तो इसकी फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये अपलोडेड हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें सब पे लिंक दिए होंगे, इसको आप खोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चले जा सकते हैं, आप नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको वहाँ पे जा करके आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो सारे लेक्चर्स देखो, यही चीज़ें जो आपको यहाँ पे फ्री में दी जा रही हैं, यही चीज़ें पेड लेक्चर में पढ़ाई जाती है। किसी भी टीचर के पेड लेक्चर का कंटेंट उठा करके देख लेना, यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। बट यही है कि हम वहाँ पे पेड दे करके जाते हैं, पैसे दे करके जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ फ्री में, इसलिए फ्री की चीज़ों की कीमत नहीं होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको इससे अच्छे से देखो, और इसके साथ साथ आप
जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पे आप उसको जो अपलोड की गई है टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड की गई है उसे आप हटा सकते हैं, मतलब उससे वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो जो है, जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और आ सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उर्वरकता की, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ उर्वरकता जो है हम इस तरह से उस डिसाइड होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टल ज़्यादा होंगे, यहाँ पे क्रिस्टल ज़्यादा होगा, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लेस क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल कम होगा, ठीक है, यहाँ पे लेस क्रिस्टल होगा, यहाँ पे क्रिस्टल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्रिस्टल ज़्यादा, ऐसे मैं बात करता हूँ, जैसे कहता हूँ कि ग्रेनाइट, अब यहाँ से जो सॉइल बनेगा वो सॉइल कौन सा बनेगा, यहाँ से जो सॉइल बनेगा वो सॉइल बनेगा रेड सॉइल, ठीक है, लाल मृदा, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल जो होगा, और यहां से जो सॉइल बनेगा, यहां पे बनेगा ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ठीक है। और कैसे बनेगा, बसाल्ट रॉक से काली मृदा बनेगा। तो ये ग्रेनाइट से क्या बन रहा है, रेड मृदा बन रहा है, क्योंकि जो ग्रेवल है, क्रिस्टल है, तो रेड मृदा काली मृदा से कम उर्वरक होगी, ठीक है, रेड मृदा काली मृदा से कम उर्वरक होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम होती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं। तो सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो सॉइल की स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, क्या, तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, ये आपको कमेंट में बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए, ये सारे तरीके थे सॉइल के फॉर्मेशन का। ना, अब मैं बात करता हूं बिहार में मृदा की। बिहार में मृदा, ठीक है, बिहार में मृदा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ बिहार के मृदा और साउथ बिहार की मृदा की, नॉर्थ बिहार की मृदा और साउथ बिहार की मृदा। पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार, ठीक है, उत्तर बिहार की मृदा, सॉइल ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार की मृदा, सॉइल ऑफ साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, ठीक है, दक्षिण बिहार की मृदा। और तो सबसे पहला यहाँ पे है पिडमेंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है, पिडमोंट दलदली मृदा, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अभी सारे लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पर्वतीय सॉइल भी कहा जाता है, पर्वतीय मृदा, ठीक है,
पर्वतपदीय मृदा, पर्वतीय नहीं, पर्वतपदीय मृदा। पर्वतपदीय मृदा का मतलब पर्वत से के जस्ट फुटहिल पे जो मृदा पाई जाती है, माउंटेन के फुटहिल पे जो मृदा पाई जाती है, पर्वतपदीय मृदा। इसके बाद आता है नेक्स्ट तराई मृदा, तराई सॉइल, तराई मृदा। इसके बाद है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, ओल्ड एलुवियल सॉइल। और इसके बाद है न्यू एलुवियल सॉइल। देखो यहाँ पे दोनों पाया जाता है, ओल्ड और न्यू, दोनों न्यू एलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मृदा, या आप सिर्फ एलुवियल सॉइल भी लिख सकते हैं, उसको क्लासिफाई फिर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसको कहते हैं बांगर, ये हो गया बांगर, ये हो गया खादर, बांगर और खादर। ओल्ड एलुवियल को बांगर कहते हैं और इसे खादर कहते हैं, ठीक है, बांगर और ये हो गया खादर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ बिहार की, साउथ बिहार की मृदा सबसे पहले हमारा है ताल मृदा, ताल सॉइल, ताल मृदा। नेक्स्ट है ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको कहते हैं करैल केबल सॉइल, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, करैल केबल सॉइल। तीसरा है रेड सॉइल, लाल मृदा, ठीक है, रेड सॉइल, लाल मृदा, ठीक है। रेड येलो सॉइल, लिटरली इसको रेड येलो सॉइल कहते हैं, रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल, ठीक है, रेड येलो सॉइल। और रेड सैंडी सॉइल भी होता है, रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई मृदा, ठीक है, लाल बलुई मृदा, ठीक है। रेड येलो सॉइल जिसको बल्थर मृदा भी कहते हैं, बल्थर सॉइल भी कहते हैं, बल्थर सॉइल, ठीक है, बल्थर सॉइल भी कहा जाता है, इनको बल्थर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। चलते हैं हम लोग वेस्ट चंपारण। तो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण का जो रीजन है, यहाँ पे जो शिवालिक से सटे जो रीजन है, ठीक है, वो जो रीजन वहां पे हमें मिलता है पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल, ठीक है, पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो नॉर्थ वेस्टर्न कैसे कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण कहाँ पे है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग जिसको कहते हैं, जहां पे पाया जाता है पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नियर सोमेश्वर रेंज के समीप, ठीक है, नियर सोमेश्वर रेंज, ठीक है। और नियर सोमेश्वर रेंज के सोमेश्वर जो श्रेणी है इसके समीप जो है हमें मिलता है, ठीक है, पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सर इट इज अ रीजन ऑफ भाबर प्लेन। क्या है? इट इज अ रीजन ऑफ, कौन सा रीजन है? भाबर प्लेन का रीजन है ये। भाबर मैदान क्षेत्र है,
ठीक है। अब भाबर मैदान क्षेत्र के बारे में सारी चीज़ें हमने लिखवाई थी, एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाया था मैंने कि कैसे यहाँ पे नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इस रीजन में ज़्यादातर पेबल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकर्स बोल्डर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रॉक्स हैं, यहाँ की सॉइल में क्या पाया जाता है, रॉक्स पाया जाता है, पेबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, इस रीजन में कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे, ठीक। तो जब कंकड़ पत्थर ज़्यादा होगा और रीजन क्या होती है, दलदली होती है, सॉइल जो होता है दलदली होती है, तो यहाँ पे इसकी उर्वरकता क्या होगी, उर्वरकता कम होगी, ऑब्वियसली इसकी उर्वरकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसकी उर्वरकता कम होगी। यहाँ पे क्या होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे उर्वरकता कम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये किसके लिए सुटेबल है, तो इट इज सुटेबल फॉर राइस, शुगर केन। उर्वरकता कम है लेकिन कुछ जगहों पे राइस और शुगर केन जैसी जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं, राइस और शुगर केन जैसी फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है। गन्ना को, चावल को उगाया जा सकता है, ठीक है ना। ये सॉइल जो होता है ये मार्सी लैंड होता है, दलदली भूमि होती है। इसके अलावा इसका जो सॉइल जो होता है ये ब्राउन होता है और एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये क्या होता है, ये सॉइल जो है क्या होगा, ब्राउन है, भूरा होगा, ठीक है, ब्राउन होगा और एसिडिक होगा, अम्लीय। तो ये सॉइल जो होगा ये ब्राउन होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा रहेगी और मेटालिक मिनरल जो है कम होगा, ठीक है, मेटालिक मिनरल कम होगा। सिलिका की मात्रा, सिलिका ज़्यादा होगा, मेटालिक मिनरल नहीं होगा, मेटालिक मिनरल बिल्कुल कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम, ना के बराबर मेटालिक मिनरल। तो आइए एक बार इस रीजन को देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण का, देखो पश्चिम चंपारण में भी जो ये क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण में जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये क्षेत्र जो है ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आपको दिखेगा, ठीक है, इस रीजन में आपको मिलेगा पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, इस रीजन में पिडमोंट स्वैम्प सॉइल मिलेगा, ठीक है, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तराई सॉइल की। नेक्स्ट तराई सॉइल, इससे जस्ट नीचे अगर हम आते हैं, इससे जस्ट नीचे, तो बिहार का जो नॉर्थ बिहार का ये जो रीजन है, अब पश्चिम चंपारण से लेते हुए, ठीक है, यानी भाबर रीजन से लेते हुए पूरा ये जो बेल्ट होगा, ये पूरा बेल्ट जो होगा किशनगंज तक, इधर पूरा ये जो बेल्ट होगा ये होगा तराई रीजन, तराई सॉइल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा तराई सॉइल, तराई मृदा, ठीक, तराई सॉइल का ये रीजन होगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, वेस्ट चंपारण से किशनगंज, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज जो होगा ये होगा तराई सॉइल। वेस्ट चंपारण से किशनगंज जो होगा ये होगा तराई सॉइल, ठीक है। ये 5 से 7 किलोमीटर की एक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी, 5 से 7 किलोमीटर, ठीक है, विड्थ की ये एक पट्टी जो है दिखाई देगी। यानी एक कह सकते हैं कि ये 5 से 7 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। चौड़ी पट्टी मतलब कितनी चौड़ी, तो 5 से 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर की विड्थ की ये पट्टी आपको दिखेगी, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ पे, नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार का जो नॉर्दर्न बिहार है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है।
ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सोमेश्वर रेंज के साउथ से, हम ये कह सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से, तो सोमेश्वर रेंज के साउथ से, वेस्ट चंपारण से लेकर के। इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो है ये अररिया में है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अररिया में। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अररिया। ठीक है, अररिया में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी, ये अररिया में है। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अररिया में है। ठीक है, ठीक है। अब तराई सॉइल का दो पार्ट, एक लो लैंड और एक हाई लैंड। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ये तराई सॉइल जो है, तराई सॉइल का जो भाग इस साइड में है और एक भाग उस साइड में, ऊपर साइड में है। ठीक है, तो जो लो लैंड तराई सॉइल है ये हायर, ये मोर फर्टाइल देन हाई लैंड तराई सॉइल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लो लैंड तराई सॉइल इज मोर फर्टाइल देन हाईलैंड तराई सॉइल। लो लैंड तराई सॉइल जो है ये ज़्यादा फर्टाइल है हाईलैंड तराई सॉइल से, ज़्यादा फर्टाइल है लो लैंड तराई सॉइल। ठीक है, यानी अपलैंड जो तराई सॉइल जो है, हाईलैंड का मतलब अपलैंड, हाईलैंड का मतलब ऐसा लिख दो, अब हाईलैंड लिख दो या अपलैंड लिख दो, अपलैंड यानी निचली भाग, निचली भाग, निचला भाग, तराई सॉइल का निचला भाग ज्यादा फर्टाइल, ज्यादा उर्वरक है ऊपर वाली भाग से, ऊपरी भाग से ज्यादा उर्वरक है। ठीक है, ऊपरी भाग से ज्यादा उर्वरक है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, तराई सॉइल का कलर कैसा है, तो ब्राउन से येलो कलर का, भूरे से येलो कलर, दोनों कलर मिलेंगे। यहाँ पे इसके जो कलर की बात की जाएगी, रंग की बात की जाएगी, कलर की मैं बात करूं तो ब्राउन टू येलो कलर आपको दिखेगा, ब्राउन कलर भी दिखेगा, भूरा भी दिखेगा और पीला कलर भी दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्राउन से येलो कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्राउन से येलो कलर। ठीक है, मॉइस्चर, प्रचुर नमी होगी, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट होगा, एबंडेंट मॉइस्चर, प्रचुर नमी, एबंडेंट मॉइस्चर है, प्रचुर नमी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नमी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये फर्टाइल होगा, जो हमने पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल पढ़ा उससे फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या हो रहा, अब प्लेन से कनेक्ट करो, फर्टाइल कैसे है, क्योंकि अब जो नदियाँ होंगी, क्योंकि पेबल्स तो रुक गए वहीं पे पिडमॉन्ट पे ही, भाबर रीजन में ही, वहाँ से आगे क्या बढ़ी, नदियाँ जब आगे बढ़ी, नदियाँ यहाँ पे उभरती हुई नजर आई, और वहाँ से जो नदियाँ जब कटान हुआ, नदियाँ ने एरोड किया, क्या एरोड किया, सॉइल एरोड किया, और यहाँ पे सॉइल लेकर आए। ठीक है, तो ये जो रीजन होती है, दलदली होती है, मार्सी होती है, नमी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे उर्वरकता ज़्यादा होती है, पिडमॉन्ट से ज़्यादा उर्वरकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में, और फर्टाइल सॉइल होगा, फर्टाइल सॉइल होगा, उर्वरक होगी, सॉइल जो होगी उर्वरक सॉइल होगी। ठीक है, और किसके लिए फेमस है ये, सुटेबल है राइस के लिए, राइस के लिए, शुगर केन, पटसन। ठीक है, राइस, शुगर केन, गन्ना के लिए, गन्ने के लिए, पटसन, पटसन के लिए ये फेमस है। ठीक है, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, पटसन हो गया। ठीक है, इसके कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये उपयुक्त है, तो ये ध्यान रखेंगे। हम बात किसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, तराई सॉइल की, तराई सॉइल की। एक बार मैप में देख लें, मैप में ये जो रीजन है, ये जो रीजन जो आपको दिख रहा है, शिवहर का नहीं, ऊपर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, अररिया का पार्ट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, किशनगंज। ठीक है, तो यहाँ पे अररिया में सबसे ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है। ये जो होगा ये है तराई सॉइल, तराई सॉइल। ठीक है, तराई सॉइल, तराई सॉइल के बाद, तराई सॉइल के बाद
हम लोग बात करते हैं न्यू एलुवियल सॉइल की। जलोढ़ मृदा, सबसे पहले आप जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल की बात करो तो देखो एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल का मतलब जो ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, परिवहनीय सॉइल, परिवहनीय मृदा, जिसको नदियों के द्वारा लाया जाता है, नदियों के द्वारा लाया गया, नदियों के द्वारा लाया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हुए नदियों के द्वारा, इसको परिवहन के द्वारा, नदियों के द्वारा, मतलब नदियां अपने कटाव से इसको लेकर के आती हैं, ठीक है, तो नदियों के द्वारा लाया गया ये सॉइल है जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो परिवहनीय सॉइल है ये, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ठीक, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, इसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट जिसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल क्यों कहा जाता है? न्यू एलुवियल सॉइल कहने का मतलब कि ऐसा रीजन जहाँ पे हमेशा, जो ऐसा रीजन जहाँ पे मतलब अधिकांश टाइम में बाढ़ आता है, ठीक है, और जहाँ पे नदियों में प्रवाह ज़्यादा रहता है, नदियों में प्रवाह ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे रीजन में जो भी मृदा होगी, ऐसे रीजन में एलुवियल सॉइल को कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है सॉइल का रिप्लेसमेंट होता रहता है, सॉइल बदलती रहती है, ठीक है, क्योंकि जैसे अब कोसी का रीजन है, गंडक का रीजन है, बूढ़ी गंडक रीजन है, जहाँ पे देखो साल में कुछ टाइम ऐसे होंगे जहाँ पे मानसून के रीजन में, तो मानसून के सीजन में यहाँ पे बाढ़ आते हैं। अब बाढ़ जब रहेगा, बाढ़ जब आएगा, बाढ़ जब होगा तो क्या करेगा, नदियां उफान पे होती हैं, नदियां, क्योंकि देखो यहाँ पे नदियां जो रिवर वाला चैप्टर ने पढ़ाया था, इस साइड में जो रिवर है यंग एज में है, तो उसमें फ्लो ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, कटाव ज़्यादा है, तो वहाँ से जो अपने साथ लेकर आती हैं एलुवियल सॉइल लेकर के आती हैं, नई सॉइल, अपनी सॉइल जब लेकर आती हैं तो ये सॉइल की परत जो है नई हो जाती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसका एक पार्ट होता है न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल की जब मैं बात करूं तो न्यू एलुवियल सॉइल में जिसको हम कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, और इसको कही जाती है खादर मृदा, खादर मृदा, ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र जहां नदियों में जल प्रवाह ज्यादा हो, नदियों में जल प्रवाह ज्यादा हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पे नदियों में जल प्रवाह ज्यादा हो, ठीक है, और क्या हो, और जहां पे बाढ़ क्षेत्र हो, जो बाढ़ क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे रीजन में जो होता है न्यू एलुवियल सॉइल जो है, न्यू जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि किस किस रीजन में हमें नई जलोढ़ मृदा दिखेगी, तो मुजफ्फरपुर का रीजन, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, पूर्णिया, ठीक है। देखो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण का कुछ हिस्सा जो है इधर न्यू एलुवियल सॉइल में भी है, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कम होगा, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा कम होगा, ये कम होगा, ठीक है, यहाँ पे कम होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, पश्चिम मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, जैसे देखो इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं सर, जो सबसे पहले देखिए सर, जो कोसी वाला क्षेत्र है, ये जो कोसी वाला क्षेत्र है, ये कोसी वाला क्षेत्र हो गया, इधर कमला का क्षेत्र हो गया, बागमती वाला क्षेत्र में, ठीक है, ये क्षेत्र जो होगा महानंदा वाला क्षेत्र, इस रीजन में, ये रीजन जो होगा यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल ज्यादा मिलेगी। अब न्यू एलुवियल सॉइल यहाँ भी मिलेगी क्योंकि गंडक का क्षेत्र है, गंडक का क्षेत्र, ठीक है, बूढ़ी गंडक का क्षेत्र, तो गंडक के क्षेत्र में भी, बूढ़ी गंडक के क्षेत्र में भी यहाँ भी मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा मात्रा यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक की वजह से इधर भी मिलेगा, ठीक है। ये क्षेत्र की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखिए, इस क्षेत्र की बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा रहेगा।
न्यू एलुवियल सॉइल। तो ये हम बता सकते हैं कि सर कहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, एटसेट्रा, यहाँ पे इत्यादि, यानी और भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, वहाँ भी आपको न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ बिहार के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में न्यू एलुवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका जो अपर पार्ट होगा वो सैंडी होगा, यानी इसका जो अपर पार्ट है खादर सॉइल में, मैं बात करूंगा खादर मृदा में, इसका जो अपर पार्ट है, ऊपरी भाग, जो क्या है, सैंडी है, ठीक है, सैंड ज्यादा है, यानी रेत इसमें मिलेगा, मृदा में रेत की मात्रा मिलेगी। और निचला भाग जो होगा, निचला भाग ये सिल्टी होगा, सिल्टी, लोअर पार्ट जो होगा सिल्टी होगा, गाद इसमें देखने को मिलेगा, गाद इसमें देखने को मिलेगा। लोअर पार्ट सिल्टी होगा, अपर पार्ट क्या हो गया, सॉइल, अपर पार्ट सैंडी होगा, लोअर पार्ट सिल्टी होगा, ठीक है। कलर की बात करूं तो गहरे भूरे रंग का होता है, कलर जो होगा, इसका रंग जो होगा गहरे भूरे रंग का, गहरा भूरा रंग, ठीक है, गहरे भूरे रंग का, यानी डीप ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, गहरे भूरे रंग का या ये होगा। इसमें नाइट्रोजन की और ह्यूमस की बहुत कमी होती है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बहुत कमी होती है, ठीक है। इसमें किसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है और ह्यूमस की कमी है, ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी यहाँ पे होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, ठीक है। यहाँ पे जो सिल्टी क्षेत्र है, सिल्टी क्षेत्र जो होगा, यहाँ पे चिका की मात्रा होगी, चिका की मात्रा होगी, ठीक है, चिका की मात्रा ज्यादा होगी सिल्टी क्षेत्र में, चिका की मात्रा जो होगी, यानी क्ले जो होगा ज्यादा होगा, ठीक है, चिका की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे क्या होगा, अब किस अनाज के लिए ये किस अनाज के लिए उपयुक्त है, तो ये कहें तो राइस के लिए भी उपयुक्त है, वीट के लिए भी उपयुक्त है, यानी चावल के लिए, गेहूं के लिए, ज्वार, जूट के लिए, मक्का के लिए, मेज के लिए, ठीक है। तो चावल यानी राइस, गेहूं, मक्का, जूट, इन सब के लिए ये काफी, ठीक है, इसके लिए ये काफी उपयुक्त माना जाता है, इसके लिए ये उपयुक्त है, खादर मृदा जो है इनके लिए उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ओल्ड एलुवियल सॉइल। अभी हम लोग नॉर्थ बिहार में ही है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको कहते हैं बांगर सॉइल, ठीक है, बांगर मृदा। ये ऐसे क्षेत्र में जहां पे बाढ़ रहित क्षेत्र, बाढ़ रहित क्षेत्र, जहां पे नदियों में जल प्रवाह कम, नदियों में जल प्रवाह कम है, ठीक है, जहां पे बाढ़ रहित क्षेत्र हो, जहां पे बाढ़ आने की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है, बाढ़ कम आती है ऐसे क्षेत्र में, यहाँ पे यानी ये कह सकते हैं बियॉन्ड द फ्लड लिमिट, बियॉन्ड फ्लड लिमिट, बियॉन्ड बियॉन्ड फ्लड लिमिट, ठीक है, फ्लड लिमिट के बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड फ्लड लिमिट, ठीक है। यहां पे लाइम काउंट ज्यादा होता है, लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, चूना की मात्रा ज्यादा होती है, लाइम यहां पे ज्यादा होगा, चूना की मात्रा, चूना ज्यादा मिलेगा, चूना की मात्रा मतलब ज्यादा की नहीं, मतलब एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन लाइम की मात्रा होगी, लाइम की मात्रा ज्यादा, ये कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा रहेगी, लाइम की मात्रा रहेगी, यानी सॉइल में लाइम की मात्रा रहेगी, ठीक है, सॉइल में लाइम की मात्रा, रिच इन सॉइल लाइम काउंटेड, ठीक है, लाइम काउंट यहाँ पे लाइम कंटेंट, ये कह सकते हैं कि लाइम कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा इस सॉइल में, ठीक है ना। ये जो रीजन है, याद रखिए, घाघरा गंडक द्वाब का रीजन, घाघरा गंडक, आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, किस द्वाब क्षेत्र में है, तो घाघरा गंडक द्वाब,
घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब। सर ये घाघरा गंडक दोआब कौन सा क्षेत्र है? तो आइए देख लेते हैं एक बार। घाघरा गंडक दोआब, घाघरा जो होता है, घाघरा नदी जो है ये सीवान से आती है और सारण में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और जो गंडक है, गंडक कुछ इस तरह से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर होते हुए, सारण होते हुए, ठीक है, ये हाजीपुर में जाकर के पहलेजा घाट में मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसके बीच का जो रीजन है, तो सारण आ जाएगा, सिवान आ जाएगा, गोपालगंज आ जाएगा, कुछ भाग पूर्वी चंपारण का, कुछ भाग पश्चिम चंपारण का। लेकिन देखो अब ये ज्यादा बहुत ज्यादा इधर नहीं, ये जो क्षेत्र है उधर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण में बहुत ज्यादा नहीं जाता है, देखने को लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो रीजन होगा हम इसको ज्यादा क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये दोआब रीजन है, ये दोआब रीजन है। यानी गोपालगंज सिवान सारण का जो रीजन है, गोपालगंज सिवान सारण का जो रीजन होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, गोपालगंज सिवान सारण का जो रीजन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का जो वेस्टर्न पार्ट भी होगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट इधर, ठीक है। तो कुछ रीजन जैसे मैंने कहा ये तीनों रिवर रीजन कवर हो जाएगा, थोड़ा सा ये रीजन जो है ये रीजन कवर हो जाएगा, लेकिन मेजर हमको याद रखना कि ये पार्ट जो है गोपालगंज सिवान सारण वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो है ये यानी घाघरा और गंडक दोआब, यहाँ पे आपको सॉइल जो मिलेगा यहाँ पे बांगर सॉइल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज के लिए, ये यहाँ पे कौन कौन सी खेती किस क्रॉप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे यहाँ भी गेहूं, चावल, किसके लिए, तो गेहूं के लिए, चावल के लिए, ठीक है, गेहूं चावल हो जाएगा, मक्का के लिए, तंबाकू के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुगर केन गन्ना इत्यादि के लिए ये उपयुक्त है, इत्यादि के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है। क्योंकि देखो मेजर जो सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है ये हमें साउथ बिहार में देखने को मिलेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट मैं एक सॉइल की यहाँ पे बात करूंगा कि इसी की एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं बलसुंदरी सॉइल, ठीक है, इसी की एक वेरिएंट है, इसका एक वेरिएंट है जिसको कहा जाता है बलसुंदरी मृदा, बलसुंदरी सॉइल, बलसुंदरी सॉइल, बलसुंदरी मृदा, ठीक है, बलसुंदरी सॉइल। तो बलसुंदरी सॉइल जो है, बलसुंदरी मृदा, ये आपको देखने को मिलेगा पूर्णिया, सहरसा में, दरभंगा में, ठीक है, वेस्ट चंपारण, इस मुजफ्फरपुर में, ठीक है, सारण में, ठीक है। तो ये सहरसा, दरभंगा, चंपारण, चंपारण मतलब दोनों चंपारण का कुछ हिस्सा, ठीक है, मुजफ्फरपुर का कुछ हिस्सा, मुजफ्फरपुर का कुछ हिस्सा, ठीक है, सारण का कुछ हिस्सा। तो इस रीजन में देखो ये क्या है, एक वेरिएंट है, किसका, इट इज अ वेरिएंट, यानी एक प्रकार मान लो किसका, बांगर का, बांगर का एक प्रकार है ओल्ड एलुवियल सॉइल के, क्योंकि उसके गुण जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो छोटा वो ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे नहीं, जहाँ पे रिप्लेसमेंट इसका नहीं हो रहा है, जहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बलसुंदरी सॉइल में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या होती है, चूना की अधिकता यहाँ भी होती है, जैसे बांगर में कहा कि लाइम की अधिकता है, यहाँ भी चूना की अधिकता है, चूना और पोटास दोनों की अधिकता है, चूना और पोटास दोनों की अधिकता है इस सॉइल में, चूना और पोटास दोनों मिलेगा। देखो इस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनने की संभावना ये होती है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ रीजन, ये जो पूर्णिया वाला जो रीजन है, पूर्णिया में ये होगा, पूर्णिया का जो रीजन है, पूर्णिया, बांगर, पूर्णिया, दरभंगा, ये जो रीजन है, पूर्णिया हो गया, इधर हो गया मधेपुरा का, ठीक है, जो रीजन है, थोड़ा दरभंगा का जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन में भी, इधर सारण को भी थोड़ा ले लो, थोड़ा चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये रीजन में भी जो है ओल्ड न्यू एलुवियल सॉइल तो है ही, लेकिन यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल का भी कुछ जगह पे मात्रा है, जिसको हम कहते हैं बलसुंदरी सॉइल, यहाँ पे बलसुंदरी सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, बलसुंदरी सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ तो ये हमारा नॉर्थ बिहार का सॉइल रहा। नॉर्थ बिहार का सॉइल जो है ये हमारा रहा। अब चलो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ये साउथ बिहार के सॉइल को पढ़ेंगे। तो साउथ बिहार का सॉइल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी जो अगली ये सीरीज कंप्लीट चलती रहेगी, यहाँ पे कंप्लीट चलता रहेगा, आप इसको जरूर इसको कवर करें। ये सारे देखो बिहार, पहले हम लोग बिहार ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। बिहार ज्योग्राफी बहुत जल्दी अब खत्म हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो हम लोग कवर कर चुके हैं। खनिज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ वगैरह कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत जल्दी मैं बजट वगैरह भी लेकर के आ रहा हूँ। तो ये सारी जो वीडियोज़ हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। आप अगर एक बार इसको कवर कर लेते हैं तो फिर आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत, बिहार स्पेशल में कभी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी करा दूंगा। ठीक है, वो सफिशिएंट आपके 72nd बीपीएससी के लिए पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे बिहार स्पेशल हो, इवन पॉलिटी भी मैं स्टार्ट करूँगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कवर कर दूँ, करंट अफेयर के इंक्लूडिंग करंट अफेयर। ठीक है, तो ज़रूर इसको पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।